नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। ट्रंप के ट्रैप में मार्केट फंस गया है। क्रूड की कीमतें मार्केट की चाल तय कर रही हैं। क्रूड की कीमतें जब तेजी से ऊपर जा रही हैं तो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और जब क्रूड की कीमतें गिर रही हैं तो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। मतलब एक चक्रव्यूह में मार्केट फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश तो हर बार कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। रिकवरी के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर से बाजार रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां मौके बनेंगे, कहां से होगी कमाई और निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से समझेंगे, क्योंकि हम रोज तो आपके सामने आते ही हैं मार्केट अपडेट्स लेकर। तो कमाई की रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, द फिनबर्ग से मधु बंसल जी और BNK कैपिटल से रचित खंडेलवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत रचित सर आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। जब ये देखा था कि मार्केट 23,000 के नीचे भी ब्रेक किया था, उसके बाद वहां से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर से जब ये लग रहा था कि रिकवरी का दौर अब शुरू हो गया है, बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या वजह है सर? देखिए सुमन जी, सबसे पहले आपको, मधु मैम को और सारे व्यूअर्स को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ज्यादा रीड करने को है नहीं, और आप देखिए लोअर लेवल से 23,600 ऑड लेवल से हमने एक अच्छी कवरिंग दी। 24,600, 650, 700 ऑड लेवल्स तक हम गए। एक रिट्रेसमेंट आना लाजमी था। अब क्योंकि वी ऑलवेज टेंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, वी टेंड टू कनेक्ट द डॉट्स। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा था, और वहां पे ट्रम्प साहब जो पूरा का पूरा अपना एक लवाजमा लेके बैठे हुए, वहां पे चीजें थोड़ी सी फेल होती हुई दिख रही थी। हमारे लिए जितना बड़ा कंसर्न है, उतना बड़ा कंसर्न कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब के लिए भी है, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड जैसे ही 4.7% के ऊपर जाती है, उनका एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट लुकिंग एट द काइंड ऑफ डेट दे आर सिटिंग अपॉन थोड़ा सा बनता हुआ दिखता है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट वापस से एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए। और 24,350 लेवल्स जो आपने देखा कल भी, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा था। आज भी ड्यूरिंग द डे अभी भी हम उसके ऊपर ही मेंटेन कर रहे हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक अपमूव आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलना चाहिए। और अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो 24,550, 600 ऑड लेवल्स हो सकता है कल तक आपको देखने को मिले। वहां पे मार्केट एक बार आपको रुकता थमता दिखेगा, क्योंकि फिर आप 2 दिन के वीकेंड पे जाएंगे जहां पे ट्रम्प साहब सुबह वॉर चालू कर रहे होंगे, शाम को बातें कर रहे होंगे, और अगले दिन संडे को सुबह हो सकता है कि वापस ईरान की सफाई की बातें करने लग जाएं। ये चलता रहेगा। एंड एज वी से, मार्केट को एक डर से आप बार बार नहीं डरा सकते। तो अब ट्रम्प साहब और क्रूड के लिए सुमित जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सऊदी से जो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड सप्लाई की बातचीत थी, वो भी कहीं ना कहीं होती हुई आपको बनती हुई दिखेगी ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड। और जो हमारा यूएई इंडिया पाइपलाइन है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। हो सकता है 15 दिन, महीने भर आपको और थोड़ा सा ये झूला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबले मंदब रेड सी वाला झुलाता हुआ दिखे मार्केट, बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगा। कॉर्पोरेट नंबर्स भी हम देखें, मिक्स बैग हैं। कई कई सेक्टर्स, कई कई न्यू एज इकोनॉमी और न्यू एज ट्रेंड देते हुए स्टॉक्स और सेक्टर्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा वरीसम सिचुएशन नहीं है। वर्स्ट इज बिहाइंड अस एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है। ट्रंप और क्रूड के बीच बाजार फंसा हुआ नजर आ रहा है। मधु मैम, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इसमें? क्या करें ट्रेडर, कैसे इससे निपटें और कौन से लेवल अहम है जिसको ध्यान में रख करके ट्रेड करें? जी बिल्कुल। आपको भी गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, और पैनलिस्ट जी को भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को। तो जैसा कि रचित जी ने भी बताया कि जो मार्केट के लेवल्स हैं इस टाइम पर, वो काफ़ी बुलिश हैं, और मैं भी उस बात को पूरी तरीके से मैं भी इससे सहमत रहती हूँ। अगर हम सिर्फ एक व्यूअर्स के परस्पेक्टिव से देखें, एक आम जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके परस्पेक्टिव से देखें, तो मार्केट हमको अभी डामाडोल सिचुएशन में अभी दिखती है। बट अगर हम उसको डीप डाइव करें, एक रिसर्च एनालिसिस के परस्पेक्टिव से इसको देखें, तो आप पिछले 3 दिनों में देखेंगे, पिछले 3 ट्रेडिंग डेज में देखेंगे, स्पेशली 10th, 11th और 12th को, तो आप देखेंगे कि नीचे के लेवल जरूर देखने को मिले हैं मार्केट में, जिसको बोलते हैं कि लोअर लोज देखने को मिले हैं, लोअर हाइज भी देखने को मिले हैं, बट मार्केट ने वहां से बाइंग डेफिनेटली दिखाई है।
उसी तरीके से अगर हम बात करें 4 और 5 अगस्त की, पिछले हफ्ते की, वहां पे भी उसी तरीके का एक हैमर पैटर्न मार्केट ने दिखाया है, बोले तो, जहां पे हमको निचले स्तरों से तुरंत मार्केट में बाइंग देखने को मिली। इस तरीके का जो हमें एक व्यू मार्केट में देखने को मिला है वो कॉन्टिन्यूसली देखने को मिला है, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। आज भी उसी तरीके का कुछ ट्रेंड हमें बनता हुआ दिख रहा है। जो बात करें मार्केट जो नीचे आई है, वो आप देखेंगे एक हमें गैप अप देखने को मिला था मार्केट में 31 जुलाई और 3 अगस्त के बीच में। उस गैप को भी कवर किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो एक गैप हमें मिला था 28 जुलाई और 29 जुलाई के बीच में, वो गैप भी मार्केट कवर करे, बट बाउंस डेफिनेटली हमें मिलेगा 24,100 के आसपास। ये हुई स्विंग की बात। पर अगर हम लेवल्स की बात करें आज के दिन के लिए, तो मार्केट में हमको लगातार EMA 50 ऑन अ 5 मिनट चार्ट पे एक बाउंस देखने को लगातार मिल रहा है। 24,330 के आसपास का वो लेवल है जहां पे हमको बाउंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है अभी कुछ आधे पौने घंटे में फिर से वो बाउंस देखने को मिले और मार्केट जो है 24,400 के आसपास हमें जाता हुआ दिखे। ओके, मार्केट 24,400 के आसपास जाता हुआ देखे। क्या लग रहा है मैम, इसी रेंज में फंसा हुआ नजर आएगा अभी कुछ दिन तक आगे के लिए, या फिर इस रेंज से बाहर निकलेगा? हो सकता है थोड़ा और नीचे आए मार्केट आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, बट डेफिनेटली हमें बाउंस देखने को मिलेगा 24,100 24,150 के आसपास। ओके, 24,100 24,150 से हमें बाउंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, टाटा ग्रुप को लेकर के। टाटा ग्रुप में चल क्या रहा है रचित सर? देखिए सुमित जी, इस पे ना मैं अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज आपको लगेगा दिस इज द रॉन्ग डे आस्किंग द रॉन्ग मैन द रॉन्ग क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की बात को लेके भी मैंने आपको यही बात बोली और टाटा ग्रुप को भी लेके मैं ये बात बोलूंगा कि दिस इज नथिंग न्यू। और आप देखें, लेट श्री रतन टाटा जी की डिमाइस के बाद हमने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक फियास्को बनता हुआ देखा था टाटा सन्स के अंदर, और तब बातें ये भी आई थी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक इंटरवेंशन आया है। ये एक नॉर्मल केस है। ये नॉर्मल केस इसलिए है क्योंकि कहीं भी आप देखें कि अगर एक फ्लो ऑफ लीनेज या लेगेसी आपको एब्सेंट होती हुई देखने को मिलती है, तो पावर स्ट्रगल आपको देखने को मिलता ही है। और जो महकमे हैं वो अपने तरीके से चीजें पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये हमने रिसेंट टाइम्स में पहले भी देखा था जब साइरस मिस्त्री साहब के साथ रतन टाटा साहब के डिस्टरबेंस आए थे। टाटा ग्रुप एक छोटा सा टर्मोइल में गया था। इट्स अ मैमथ साइज ऑफ अ ग्रुप, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती हुई दिखेगी। इफ आई बिलीव आई एम करेक्ट विद द न्यूज, 18 अगस्त को एक मीटिंग भी इन्होंने रखी है, नाम सुझाए गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड वो आपको होता हुआ दिखेगा। और डेफिनेटली एक हेड का स्ट्रांग होना आपके लिए जरूरी है, बट ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि टाटा ग्रुप ने अपने आप को जिस तरीके से इन प्लेस रखा हुआ है, इट इज अ ग्रुप विच रन्स बाय ऑल इटसेल्फ। तो ये जो हेड्स हैं उनकी स्ट्रगल आपको जैसे खत्म होती हुई दिखेगी, एक जो अनसर्टेनिटी है वो आपको जाती हुई दिखेगी। अगर आप बोलें कि इन कंडीशंस में क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा चूज योर सेक्टर, बिकॉज टाटा सर्व्स इन ऑल ऑफ देम। चूज योर सेक्टर। और टाटा की सारी कंपनीज आप देखें आने वाले समय में आपको एक अच्छा मोमेंटम करती हुई दिखेंगी। 29 कंपनीज थी एन चंद्रशेखरन जी ने जब इसमें अपना पद संभाला था। आज के टाइम में 24 कंपनीज हैं, एंड आई बिलीव दे आर डूइंग गुड इन ऑल द स्पेसेस दैट दे आर इनटू। इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमें टाटा ग्रुप में फेस आती हुई दिखी। ओके, ठीक है। मधु मैम, आपको क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल हमने देखा कि जब एक खबर बाहर आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शेयरों में गिरावट देखने को मिली इंट्राडे के टाइम में, और आज तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन है। टाटा मोटर्स में अगर देखें तो नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो इस वजह से भी तेजी देखने को मिल रही है। TCS में भी हल्की तेजी दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है मैम, कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा इस पर? क्योंकि 10 साल तक वो लगभग रहे हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन, तो यहाँ से उनका हटना कितना नुकसान दे सकता है टाटा ग्रुप के लिए?
जी देखिए, डेफिनेटली अभी टाटा ग्रुप के लिए एक टर्मोइल सिचुएशन मैं बोलूँगी, या फिर एक अनसर्टेनिटी का माहौल है इस पूरे के पूरे ग्रुप में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हस्ती बोलेंगे उस उनको, जो कि अब टर्म को कंटिन्यू नहीं करेगी, लेकिन ये सब न्यूज़ बेस्ड है और मेरे अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है वो डिस्काउंटेड ही होती है हमारे प्राइस एक्शन में। और वो आप टीसीएस में देख लें या फिर किसी भी टाटा के और शेयर में उठा करके देख लें, तो वो डिस्काउंटेड ही हमको उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। टीसीएस की मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा इसका जो चार्ट है अभी बनता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स काफी पेन इसने झेला है, इसने ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के और भी स्टॉक्स ने काफी पेन झेला है, बट अभी जो है इसमें हमको तेजी बनती हुई दिख रही है। और अगर किसी के पास है टाटा ग्रुप के और स्टॉक्स, तो उनको उसमें पोजीशन एज पर द सेक्टर लोकेशन एंड एज पर द स्पेसिफिक स्टॉक मेंटेन रखनी चाहिए। एज अ होल सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमको पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन द सेक्टर एंड स्टॉक्स। ओके, टाटा मोटर्स को लेकर क्या व्यू है मैम आपका, क्योंकि कल नतीजे अच्छे आए थे, उसमें चार्ट क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स ऑल टुगेदर हमारा मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मोटर ऑटो सेक्टर पे। और जहाँ बात आती है टाटा मोटर्स की, वहाँ आप देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में इसका जो एक चार्ट बनता हुआ हमको दिख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम नतीजों की बात करें तो नतीजे नतीजे भी इससे काफ़ी मेल खाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हमको अगर इसमें श्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो कुछ 350 से 360 के लेवल्स के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अपने जो रेजिस्टेंस है इसका 355 के आसपास को ब्रीच करता है, तो हमें डेफिनिटली स्टॉक में पोज़ीशन अपनी न्यू पोज़ीशंस बनानी चाहिए। ओके, ठीक है, ऑटो सेक्टर पर आप बुलिश हैं। रचित सर, आपका क्या व्यू है ऑटो सेक्टर को लेकर के, और टाटा मोटर्स पर भी बताइए, खासकर क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, तो उसके बाद आपको क्या व्यू दिख रहा है इसमें, क्या लग रहा है आपको मुनाफा बनाया जा सकता है यहाँ से या फिर वेट करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, टाटा मोटर्स आप देखिए, जस्ट लाइक ऑल द अदर टाटा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं कहीं ना कहीं। आप देखें, क्योंकि हम जैसे कि बात कर रहे थे, जैसे कि अभी मधु मैम भी बता रही थी, अनसर्टनिटी थोड़ा सा मार्केट बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं तरीके स्टॉक को लेके चलता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट कि हम जो एक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जो हम फॉसल फ्यूल से ईवी के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, बिगिनर एडवांटेज भी, एंड अराउंड 50% ऑफ द मार्केट शेयर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ही आपका कमांड करता है आज के टाइम पे। ऑटो इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो सुमित जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। रिसेंट टाइम्स में जो हमारे नंबर्स आए हैं, आप एक चीज देखिएगा कि अब टाटा महिंद्रा ढूंढे एक मिड लेवल प्रीमियम कार सेगमेंट जो है, उनकी सेल ज्यादा बेटर आती हुई दिख रही है इन कंपैरिजन टू मारुति। मारुति का नंबर जरूर ग्रो हुआ है, बट मारुति में जो आपके चीपर वेरिएंट्स हैं उनकी ग्रोथ रजिस्टर हुई है। तो ये जो मिड लेवल प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड हुंडई जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स जरूर अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको जरूर इसमें अपना एक पोजीशनिंग करनी चाहिए। ओके, और सर आईटी को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? आईटी में क्या यहाँ से मौके बन सकते हैं या फिर यहाँ से और गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी इसमें, आज देखिए, फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। देखिए आईटी जब पहले भी आपके प्लेटफॉर्म से हम जुड़े थे, लोअर लेवल से हमने इसमें एक बाइंग कॉल इनिशिएट करी थी। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, हमने कुछ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे और वहां से एक अच्छा मूव आपको आता हुआ दिखा है। थोड़ा सा ना कॉन्ट्रा ट्रेड हो रहा है फॉर सम टाइम, कॉस्ट भी ऊपर जाता है, आईटी नीचे आता है। वो वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं कल भी आपने बनती हुई देखी थी। आज आप देखें जिस तरीके से आईटी अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, 31,050 लेवल्स के ऊपर जब तक आईटी इंडेक्स आपको बना हुआ दिख रहा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपको फर्दर अपमूव आता हुआ दिख सकता है, 32,600 लेवल्स तक जा सकता है। और इसके पीछे मैं आपको एक और कारण बताऊं कि हमको जो अभी हिट मिला था, जिससे हम 37,000 ऑड लेवल से 26,500 लेवल्स तक गए थे, वो कहीं ना कहीं एआई का जो मिसिंग एक हमने लूप ढूंढा था, अब कंपनीज एक्विजिशन के थ्रू, मर्जर्स के थ्रू उन पर्टिकुलर लूप्स को फिल इन कर रही है। एंड नाउ वी आर इवन बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि बीच में हमने एआई को लेके भी सुना था कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप अगर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उस प्रॉम्प्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। देयर आर सर्टेन कंपनीज
जो मार्च अप्रैल में ही अपना 80-90% बजट पूरा का पूरा खत्म कर दिए थे एआई के यूजेज के कारण। तो फिर ह्यूमन पावर, मैन पावर की बात, और उसमें हम तो एक्सेल करते ही हैं। सो वी हैव मैन पावर, वी हैव एआई इंटीग्रेशन, नाउ वी विल बाउंस बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो आईटी में तो पोजीशनिंग जरूर हमको एग्रेसिवली अपनी करनी ही चाहिए। ओके, आईटी में पोजीशन बनाया जा सकता है। मधुमेह, मेटल सेक्टर में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या मैम यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि दूरी बनाया जा सकता है, मतलब दूर दूर रहा जा सकता है, या फिर यहाँ से मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब यूएस और ईरान के बीच जंग चल रहा था तो मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, रिटर्न भी अच्छा दिया था मेटल सेक्टर ने। तो यहाँ से क्या करना चाहिए मैम, चार्ट क्या बता रहा है? अगर हम स्पेसिफिकली मेटल सेक्टर की बात करें एंड अगर हम स्टॉक्स स्पेसिफिक में ना जाएं, तो अभी भी जो मेटल सेक्टर है वो एक स्विंग टर्म के हिसाब से मुझे ल्यूक्रेटिव ही दिख रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, या फिर अगर हम निफ्टी से भी कंपेयर करें इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो अभी भी मेटल सेक्टर 14% के आसपास बढ़ा हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। बट अगर सोली हम मेटल सेक्टर की बात करते हैं तो आप इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न देखेंगे। एक आपको निचले निचले स्थल पे कंसोलिडेशन में मेटल सेक्टर हमको दिखा था 12,300 और 12,830 के आसपास। उस कंसोलिडेशन में से मेटल सेक्टर काफी शानदार तरीके से बाहर निकला है। तो अभी जो हमें ये 2-3 दिन की गिरावट देखने को मिली है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास अच्छी क्वांटिटी में मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो उसमें डेफिनेटली उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 12,830 का वो लेवल है जहां तक मैं मेटल सेक्टर में निवेश अपना बनाए रखूंगी या फिर फ्रेश एंट्रीज भी करती रहूंगी। ओके मैम, अगर इसमें स्टॉक स्पेसिफिक हो तो कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है इसमें, और कौन सा स्टॉक से दूरी बना के रहनी चाहिए? अगर मैं मेटल सेक्टर स्पेसिफिक की अभी मैं बात करूं तो कल जैसे हमने देखा था कि नेशनल एल्यूमिनियम काफी अच्छा स्टॉक हमें उसमें तेजी देखने को मिली थी। और उस स्टॉक स्पेसिफिक में अगर हमको थोड़े से ऑफ हाइज देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। आप अभी करंट लेवल्स पर अगर उसकी बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कुछ करीब करीब हमें 405 के आसपास आज देखने को मिल रहा है। कल के ऑफ हाइस अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा और हमें इसमें अगर 390 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो 360 का स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें तेजी बना सकते हैं। 450 के आसपास 500 तक भी इसके टारगेट्स पहुंच सकते हैं। ओके, नालको में जाया जा सकता है। रचित सर, क्या लग रहा है अभी जिस तरीके का फेज चल रहा है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है, जिस फेज में हम फंसे हुए हैं, इस फेज में कौन सा सेक्टर आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा है और कौन सा सेक्टर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए सुमित जी, इसमें ना मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अभी तक आपने जितना भी ग्लोबल फ्रंट पे एक रनअप देखा है, आप चाहे यूएस की बात कर लें या एशियन मार्केट्स की बात कर लें जो हमारे पियर्स हैं, उनमें ना आप सिलेक्टिव स्टॉक में आपने मोमेंटम देखा है। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी इन अ मेकिंग। इंडिया अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन कर रहा है, हर स्फेयर में आप देखें एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं बस 1-1.5 मिनट में आपको ये पूरी चीज समझाना चाहूंगा कि आप पहले देखें बैंकिंग। तो बैंकिंग में आफ्टर द क्लियरेंस जो हमारा एनपीए का पूरी क्लियरिंग करी थी करंट गवर्नमेंट ने, उसके बाद से आपने देखा होगा पीएसयू बैंकिंग स्पेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अपने फ्रंट पे अलग अच्छा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस भी अपने साथ आगे बढ़ रही है। अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो आप देखें कि प्रिसाइसली ऑटो सेक्टर में ऑल द कंपनीज आर डूइंग गुड, एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्विजिशन कर रहे हैं, जैसे कि यू माइट हैव सीन बीएसए, नॉर्टन और Jaguar, Land Rover, Range Rover. So what I'm trying to put it is that auto sector is doing good. Auto sector अच्छा कर रहा है, auto ancillary space अच्छा कर रहा है। फार्मा हम एपीआई एक्सपोर्ट में थे और अब हम जिस तरीके से बाहर जा रहे हैं, अपने सेटअप्स डाल रहे हैं, फार्मा में कहीं ना कहीं हमारा जो अब मेडिसिन मेकिंग है वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मेडिकल टूरिज्म देखें तो हॉस्पिटल्स भी हमारे अच्छे कर रहे हैं। आप अगर टूरिज्म देखें तो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। आईटी में एआई और ह्यूमन रिसोर्स का, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इट इज कि आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं
आप एक सेक्टर को पकड़ के नहीं बैठेंगे, ये सारे सेक्टर्स एक साथ चलेंगे एंड इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज वे बिगर देन वी कैन इवन इमेजिन राइट नाउ। हमारे पास बहुत पोटेंसी है और सारे सेक्टर्स में आप न्यू एज कंपनीज को सिलेक्ट करें, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देख लिया है रिडंडेंट हो गई हैं थोड़ी जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और नए लाइक द लेंस कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, फिजिक्स वाला, जोमैटो एंड अदर कंपनीज जहां फाइनेंशियल्स और प्रमोटर्स प्रॉमिसिंग लगे, आप जरूर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और इन्वेस्टमेंट करें। ओके मधु मैम, टॉप पिक्स कौन सी है आपकी इस कंसोलिडेशन वाले फेज में जहां से कमाई हो सकती है? जी बिल्कुल, मेरी पहली पिक रहेगी ABREL में। मुझे इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। करंटली भी 1401 1402 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में बता देती हूँ अपने इन्वेस्टर्स दर्शकों को, आने वाले टाइम में कुछ 15 से 20 दिन के आसपास हमको इसमें अच्छी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1530 का टारगेट इसमें मैं रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 1360 का। ओके, ABRL में मौका बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये जाने से पहले एक एक करके प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिएगा शो को लेकर के, जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं उसको लेकर के। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल में डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of NISM, SEBI and membership of all these exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Thank you. मेरा भी डिस्क्लेमर रहेगा, जो भी मैंने स्टॉक्स इस शो में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी और मेरी फैमिली की कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। आपको अगर किसी भी स्टॉक में अपना पोजीशन लेना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। आई एम अ मेंबर ऑफ SEBI एंड BSE एंड आई होप आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स बने।